मैं होटल के कमरे में बैठा मायावती का इंतजार कर रहा था। मायावती वापस आई तो आते ही बोली, सर मैंने आपके लिए खास तौर पर चीनी सूप बनवाने का ऑर्डर दिया है। उस जमाने में चाइनीज सूप का नया नया रिवाज चला था और लोग रेस्टोरेंट्स में चीनी सूप और खाने बड़े शौक से खाते थे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने अलमारी में से अपने कपड़े निकाले और कहा, सर मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। वो शायद साथ वाले कमरे में चली गई थी। वहाँ से वो वर्दी उतार कर दूसरे कपड़े पहन कर आ गई। उसने मेकअप भी कर लिया था। वो मेरे सामने बैठ गई और मर्चेंटानी के बारे में बातें करने लगी। कहने लगी, सर अभी तक मर्चेंटानी के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो जिंदा है या मर गया है। मेरा ख्याल है कि वो जिंदा नहीं बचा। अगर जिंदा होता तो इस वक्त वो टेलीफोन पर जरूर मुझसे राब्ता कायम करता। मैंने कहा शायद थोड़ी देर तक उसका फोन आ जाए। वो बोली, सर भगत राम और मेला राम का भी इस सिलसिले में कोई फोन नहीं आया। ऐसी वैसी कोई बात हो जाए तो ये लोग मुझसे खुफिया कोड में जरूर फोन पर बात करते हैं। मैंने कहा हो सकता है ये लोग भी मर्चेंटानी के साथ उसी लॉन्च में हो और ये भी खत्म हो गए हों। मायावती ने कहा, नहीं सर, वो लोग मर्चेंटानी से नहीं मिलते, ये मुझे मालूम है। कुछ देर तक हम बातें करते रहे। फिर होटल का मुलाजिम खाना लेकर आ गया। मायावती ने बड़े एहतमाम से चीनी सूप का प्याला मेरे आगे रखते हुए कहा, सर मुझे यकीन है आप इसे पसंद करेंगे। अब मुझे उसकी मेहमान नवाजी और दिलजुई की बातों पर तवज्जो नहीं थी। मैं ये सोच रहा था कि कराची से आखिरी फ्लाइट पकड़कर मैं इस्लामाबाद जाऊंगा तो वहाँ से सुबह के वक्त ही मुझे आजाद कश्मीर जाने वाली कोई बस मिल जाए। मेरा इरादा उसी जानिब से किसी न किसी तरह मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने का था। दूसरा कोई रास्ता उस वक्त मेरे सामने नहीं था। वैसे भी मुझे पाकिस्तान से अब निकल जाना चाहिए था क्योंकि कश्मीर के महाज पर मुजाहिदीन को मेरी जरूरत थी। मैं अखबारों में कश्मीर की खबरें पढ़ता तो मेरा खून खौल उठता। वहाँ भारतीय फौजी कश्मीरियों पर बेपनाह मुजालिम ढा रहे थे और उन्होंने अपनी वहशियाना सरगर्मियां तेज कर दी थी। अगरचे मुजाहिदीन भी घात लगाकर भारतीय फौजियों को हलाक कर रहे थे, मगर भारतीय सिपाही कश्मीरियों के घरों के घर नजर आतिश कर रहे थे। मायावती ने अलमारी में से स्कॉच की बाकी बची हुई बोतल निकालकर बड़ी मोहब्बत से इसरार करने लगी कि मैं भी उसके साथ पीऊं। मैंने इनकार कर दिया। उसने ज्यादा इसरार न किया और अपने लिए गिलास में शराब उंडेल ली। हम खाना खाने लगे। मायावती हस्बे साबिक 3 डबल पैग पी गई थी। वो सुरूर में आ गई। मैं बराबर वक्त देखता जा रहा था। मेरी फ्लाइट में अभी 2 घंटे बाकी थे। मैं ऐन वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचना चाहता था। मायावती बहकी बहकी बातें करने लगी। उसने मजीद शराब अपने ग्लास में उंडेली तो मैंने उसे मना न किया, इस ख्याल से कि शायद इस वजह से उसकी मौत आसान हो जाए और उसे मरने की तकलीफ न हो। चौथा पैग पीने के बाद उसे चढ़ गई और वो ऊट पटांग बोलने लगी और यूं ही इधर उधर हाथ पांव मारने लगी। मैंने कहा, मायावती अब तुम सो जाओ, मैं जाता हूँ। उसने बिस्तर पर गिरते हुए कहा, सर आई एम सॉरी। उसके बाद उसे होश न रहा। मैं कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। मैंने सबसे पहले दरवाजा खोलकर बाहर राहदारी में निगाह डाली। राहदारी खाली पड़ी थी। उस वक्त रात के 10:30 बज चुके थे। मैंने दरवाजे को बंद करके कुंडी लगा दी और मायावती को झुक कर देखा। वो नशे में धुत पड़ी थी। उसका दुपट्टा सोफे पर पड़ा हुआ था। मैंने दुपट्टा उसके गले में अच्छी तरह से लपेट दिया। थोड़ी देर उसके जिस्म में लर्जिश पैदा हो गई और फिर उसका जिस्म बेहरकत हो गया। मैंने अपने हाथ गर्दन से अलग न किए। जब मुझे यकीन हो गया कि इसका काम तमाम हो गया है तो मैंने हाथ उठा लिए। गर्दन पर दुपट्टा इसलिए डाल दिया था कि वहाँ मेरी उंगलियों के निशान न बन जाएं। बस यूं ही ये एहतियात कर ली थी। फिर मैंने उसकी नब्ज देखी। नब्ज खामोश थी। फिर उसकी गर्दन की बाएं जानिब जरा नीचे हाथ करके देखा। यहाँ जो रग दिल की धड़कन के साथ धड़का करती है वो भी खामोश थी। फिर उसके सीने पर हाथ रख कर देखा। उसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। फिर मैंने उसकी अलमारी की तलाशी ली। उसकी वो कॉपी देखी जिसमें से उसने मुझे आज के पासवर्ड के अल्फाज बताए थे। ये आम किस्म की डायरी नुमा कॉपी थी। इसमें कुछ मर्दों कुछ औरतों के नाम और उनके टेलीफोन नंबर लिखे हुए थे। मैं वर्क गर्दानी करता चला गया। एक जगह इंडिया की किसी फिल्म के गीत भी लिखे हुए थे। एक वर्क को पलटते हुए मेरी नजरें रुक गईं। उस वर्क पर लिखा हुआ था, प्यारे साजन कैलाश जी, तुम मुझे इतना क्यों तड़पाते हो? रात में तुम्हें याद करके बहुत रोती रही। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम करते हो तो कर्नल चड्डा से कहकर पिंडी से अपनी ड्यूटी कराची में क्यों नहीं लगवा लेते? इस तरह हम दोनों एक दूसरे की आंखों के सामने रहा करेंगे।